अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 30 नवंबर 2024। मेरे साथी को होस्ट वसीम मलिक अपनी निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है। हम बात करेंगे सानहाए 26 नवंबर में कितने अफराद जान से गए, इससे मुतालिक हुकूमत तो सिरे से तस्लीम करने ही से इनकारी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 अपने कारकुनान की शहादत का दावा किया है, साथ ही तफसीलात भी पेश की हैं। हम उनके जनाजों और दीगर जो उनके मालूमात हैं उनको सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं, और ये भी उनका कहना है कि अभी मज़ीद जो कारकुनान हैं उनसे मुतालिक कोई जान से गया, कोई गायब है, कोई गिरफ्तार है, उसकी तफसीलात आना बाकी हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों के हिसाब से गिरफ्तार कारकुनान के साथ रियासत हिरासत में क्या रवैया रख रही है, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करेंगे। साथ ही ये बात करेंगे कि जिन मुल्ज़िमान को 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के दरमियान गिरफ्तार किया गया, उनको 24 घंटे का कानून में दर्ज जो टाइम पीरियड है उसके बाद अब अदालतों में पेश किया जा रहा है, और अदालतों का रवैया क्या है। इंसदादे दहशतगर्दी की वो अदालतें जिनको एम्पावर करने की हर सूरत कोशिश की गई, उनका रवैया क्या है। जो सानहाए 26 नवंबर के बाद गिरफ्तार कारकुनान हैं उनके साथ इससे मुतालिक भी इसी व्लॉग में बात करेंगे। तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी, और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की तो ज़मानत हो गई, लेकिन शाकिर अवान जिनका ताल्लुक लाहौर से है, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, उनका कुछ अता पता क्यों नहीं है। रियासती बयानिया क्या है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर रिपोर्ट क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रहा है और हमारा लोकल मीडिया क्या कर रहा है, इससे मुतालिक भी मुख्तसरन हम बात करेंगे। और साथ ही इमरान खान जिनसे उनके वकला को अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात करने नहीं दी जा रही, उनसे जुड़ी जो खबरें हैं उनमें सदाकत कितनी है, इससे मुतालिक भी इसी FCR के एपिसोड में आपको अपडेट करूंगी। तो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने कारकुनान गिरफ्तार हैं, उनका नंबर क्या है, हर गुजरते दिन के साथ उनकी तादाद में किस तरह से इजाफा हो रहा है, और जज इस पूरी की पूरी स्टोरी को कवर अप कैसे कर रहे हैं, इस पर जाने से पहले मैं बात करूंगी मतीउल्लाह जान साहब के मुकदमे की। मतीउल्लाह जान जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और उनको पिम्स अस्पताल, जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसकी पार्किंग से उस वक्त नामालूम अफराद जबरी तौर पर अपने साथ पकड़ कर ले गए, अगवा करके ले गए, कि जब वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जख्मी या अपनी जान से जाने वाले कारकुनान थे, उनसे मुतालिक डेटा इकट्ठा कर रहे थे और पिम्स अस्पताल ही में मौजूद थे। मतीउल्लाह जान साहब ने इससे पहले जो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत हैं, उनको भी पिम्स अस्पताल में इंटरव्यू के दौरान मुख्तलिफ सवालात से टफ टाइम दिया, और उसके बाद उसी दिन के गुजरने के बाद रात गए उनको साकिब बशीर साहब के हमरा पिम्स की पार्किंग से उठा लिया गया। साकिब बशीर को कुछ घंटे के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब गायब थे। फिर कुछ इत्तला आई कि पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई है, और पुलिस की गिरफ्तारी के बाद इस मुल्क में जिसमें कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें कुछ सुकून इसलिए हर सुनने वाले को मिला कि कम से कम मालूम तो है कि वो पुलिस के पास है, क्योंकि उन्हीं के मुकाबले में शाकिर अवान का अब तक ये भी मालूम नहीं है कि वो किसके पास है। उनको उनके घर से मारते घसीटते ले जाया गया और अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने शाकिर अवान से मुतालिक जो पंजाब पुलिस है और IG पंजाब हैं, उनको अहकामात जारी कर रखे हैं कि पीर तक यानी 2 दिसंबर तक अदालत में उनको बाजियाब कराकर पेश किया जाए, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं है। मतीउल्लाह जान को आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से जमानत ऐसे मिल गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ ये अहकामात जारी किए कि मतीउल्लाह जान अब जो उनका जिस्मानी रिमांड एक झूठे मुकदमे में दिया गया, जो कि आइस का मुकदमा उन पे डाला गया कि इतनी किलोग्राम आइस उनके पास से बरामद हुई और उन्होंने चौकी पर वो रुके नहीं और नशे की हालत में थे, और पुलिस एहलकार के ऊपर गाड़ी भी चढ़ाने की कोशिश की, उस पर गन भी तान ली, और उसके बाद जब पुलिस एहलकारों ने उनकी गाड़ी पर में से तलाशी ली तो SMG भी बरामद हुई और आइस भी बरामद हुई, गो कि उनको पिम्स की पार्किंग से खुद उठाया गया था और ये झूठा मुकदमा उनके ऊपर किया गया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस झूठे मुकदमे को बाय नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उनका जिस्मानी रिमांड मुअत्तल किया, जिसके बाद आज मतीउल्लाह जान को 10,000 रुपए के मुचलकों की एवज जमानत मिली। उनके केस के मेरिट्स के ऊपर जज नहीं गए, लेकिन जज ताहिर अब्बास सुपरा जो कि इस्लामाबाद की ATC कोर्ट के स्पेशल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने
कुछ सहाफ़ियों के ऊपर अपनी बरहमी का इज़हार किया और कहा कि स्क्रीन आने के बाद सहाफ़त वो नहीं रही जो हम पढ़ते थे। और उन्होंने सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद का ज़िक्र करते हुए कहा कि उन्होंने प्रोसिक्यूटर राजा नवीद, जो कि सिर्फ मतीउल्लाह जान के मुकदमे में प्रोसिक्यूटर नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान के भी मुकदमात में प्रोसिक्यूटर वही हैं, उनके हवाले से ये कहा कि उन पर हराम खाने का इल्ज़ाम लगाया गया। और जज साहब ने ये कहा कि आज सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद को पेश होकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उस पर मतीउल्लाह जान साहब, जिनका वो मुकदमा था, उन्होंने कुछ माजरत की अपने साथियों से मुतालिक और ये बताया अदालत को कि वो अपने साथियों के रवैयों पर माजरत ख्वाह है, क्योंकि जाहिर है हर कोई जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह से सहाफ़ियों को सच लाने की पादाश में, सामने लाने की पादाश में निशाना बनाया जा रहा है, उस पर कुछ मुश्तइल थे। मगर खैर, मतीउल्लाह जान साहब की तो रिहाई हो ही गई, लेकिन शाकिर अवान जो कि लाहौर से हैं, अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। उनके लिए सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन देखना है कि क्या रियासत उनको पेश करती है अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, या नहीं। अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान के साथ रियासत सलूक क्या रख रही है और उनका नंबर क्या है। अखबारी जो खबरें हैं उनके मुताबिक आज सुबह तक या कल रात तक जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या मुख्तलिफ मुल्क की अदालतों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार वर्कर्स को, जिनको 24 घंटे के अंदर कानून के मुताबिक पेश किया जाना था अदालतों में, उनको जो पेश किया गया उनका नंबर 5,971 है, यानी 6,000 के लगभग ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अदालतों में पेश किए जा चुके, उनके रिमांड लिए जा चुके। उनमें से कुछ हैं उनको डिस्चार्ज भी किया गया मुकदमात से, उनकी रिहाई का हुक्म भी दिया गया। अब अखबारात ये कहती हैं कि जो 24 नवंबर का एहतजाज है उसमें 4,185 पीटीआई के कारकुन सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन से गिरफ्तार हुए हैं और उनके जो 23 उन पर मुख्तलिफ मुकदमात थे वो दायर किए गए और उन 23 मुकदमात में उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में पेश किया गया। 5 से 7 दिन का रिमांड दिया गया ज़्यादातर मुल्ज़िमान का, लेकिन 749 ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिनका 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड करके उनको भेजा गया ताकि वो ज़मानत के अहलियत अब रखते हैं। एक खातून समेत 37 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको रिहा भी किया गया है अदालतों ही की जानिब से। अब ये जो 6,000 का फिगर मैं आपको बता रही हूँ ये कल तक का है। अगर सिर्फ हम इस्लामाबाद की हद तक बात करें तो इस एटीसी इस्लामाबाद के जो जज हैं ताहिर अब्बास सुप्रा, उन्होंने डी चौक में गिरफ्तार 19 मुल्ज़िमान की रात गए उनके जब पुलिस ने उन्हें पेश किया तो उनको रात गए 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। लेकिन ये जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ रात गए का, इसके पीछे भी एक स्टोरी है और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान हैं, जब इनको पेश किया गया अदालत में तो उसका वक्त रात 11:30 बजे के बाद का था। जज साहब, जिन जज ने मतीउल्लाह जान साहब को ज़मानत भी दी, जो सहाफ़ियों के ऊपर बरहम भी हैं और सहाफ़ियों के अल्फाज पे माजरत भी मांग रहे हैं, उन्होंने रात गए किस कानून के तहत अदालत सजाई जबकि अदालती वक्त 3 बजे 3:30 बजे तक का है। तो उन जज साहब की जब अदालत में पुलिस ने पेश किया तो उन्होंने तफ्तीशी को शो कॉज भी जारी किया कि आपने इतनी ताखीर से मुल्ज़िमान को पेश क्यों किया। लेकिन ज़राए के मुताबिक और ख़बर के मुताबिक जज ने अपने तहरीरी हुक्मनामे पे जो वक्त लिख के तफ्तीशी को शो कॉज नोटिस किया है, वो वक्त जितनी ताखीर से मुल्ज़िमान को पेश किया गया था उससे घंटे पहले का है। वजह क्या है? जो वजह मेरी समझ में आती है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो फैसले हैं जो इमरान खान के मुकदमात में आ चुके हैं। हमें पता है कि इमरान खान का चाहे तोशाखाना का मुकदमा था जो इंतखाबात से पहले उनको सजा हुई, चाहे साइफर का मुकदमा था या फिर वो शर्मनाक इद्दत में निकाह का केस था, उन तमाम तर मुकदमात में रात गए 11 बजे तक, रात 1 बजे तक मुकदमात की समातें हुई और ये भी एक वजह बनी थी उनको मुकदमात से डिस्चार्ज करने की। और जब अहकामात मौजूद हों तो फिर जज थोड़े से उस मामले पर कुछ सेंसिटिव हुआ करता है और उनको पता होता है और वो अलर्ट होता है कि नहीं, हमें ये नहीं लिखना। तो ये बताने वाले बताते हैं कि जो वक्त था अदालतों में पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान का पुलिस का पेश करने का, वो वक्त रात 11:30 बजे 12 बजे का था, जबकि जज ने अपने फैसले में वो वक्त 10 साढ़े 10 लिखा, जो कि ये बताता है कि ये कंट्रडिक्शन जानबूझ के रखी गई है। उसके अलावा मातहत अदालतों में अब तक पीटीआई के यानी इस्लामाबाद की मातहत अदालत में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसमें अब तक 350 के करीब मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक से और जो जिना एवेन्यू से गिरफ्तार मुल्ज़िमान हैं उनको पेश किया गया है। और अभी शुरू में सिर्फ 7 मुकदमात का इंदराज था, मजीद मुकदमात का इंदराज हो रहा है और साथ साथ
पुलिस है वो पेश कर रही है मुल्ज़िमान को। उसके अलावा आज यानी 30 नवंबर को अब तक इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान थे, उनको 141 अफराद को आज ताहिर अब्बास सुपरा की अदालत में पेश किया गया और उनको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने से मुतालिक जज साहब ने फैसला किया। उसके अलावा 2 ख़वातीन थीं इन 141 अफराद में से। उन 2 ख़वातीन के ऊपर जब बात हुई तो ये भी ज़ाहिर हो गया कि रियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार शहरियों या गिरफ्तार कारकुनान के साथ जो रवैया रख रही है वो भी जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दुनिया भर के वो कन्वेंशंस जिनमें पाकिस्तान सिग्नेटरी है कैदियों के हवाले से, उनकी खिलाफ वर्जी है। वो जेल रिफॉर्म्स जो लाने के लिए मौजूदा चीफ जस्टिस बड़े मुतहर्रिक हैं और वाहिद यही काम है जो वो कर रहे हैं और वो कर भी सकते हैं, उसकी भी खिलाफ वर्जी पे दर पे किए चले जा रही है ये रियासत, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आज जब जज ताहिर अब्बास सुपरा जो कि स्पेशल जज सेंट्रल हैं, उनकी अदालत में पेश हुए ये 141 मुल्ज़िमान, तो उनमें से 2 ख़वातीन थी। जज साहब ने सवाल किया, प्रोसिक्यूटर भी वही हैं राजा नवीद, उनसे सवाल किया कि आपको ख़वातीन की क्या ज़रूरत है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़वातीन की जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत क्यों है, आपने उनसे क्या तहकीक करनी है, उनसे क्या बरामद करना है। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला अदालत में मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि जो मिर्ज़ा आसिम बेग और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो स्पेशल कोर्ट में पेश हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि जो पीटीआई की ख़वातीन जिनको ज़ाहिर किया जा रहा है उनका कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं था और ना ही वो वहाँ एहतजाज के लिए गई थी, उनको गिरफ्तार किया गया। ख़वातीन ने अदालत को ये बताया कि उनको 24 नवंबर से गिरफ्तार रखा गया है और उनको कोई खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा। 24 नवंबर या 26 नवंबर से आज 30 नवंबर हो चुकी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 4-5 दिन जेल में कुछ खाने पीने को नहीं दिया जा रहा और जेल में, हमारी जेलों में जो कैदियों के साथ सलूक किया जाता है वो वैसे ही इतना अबतर होता है कि ज़ाहिर है फिर बात की जाती है कि फिर वो जेल है ना, उसमें तो अच्छा सलूक नहीं हो सकता। तो वहाँ पर ख़वातीन कैदी ये बता रही हैं कि रियासत उनके साथ रवैया ये रख रही है कि उनको दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही है, उनको ना खाना पीना दिया जा रहा है, ना उनको बताया जा रहा है कि उनको किस मुकदमे में पकड़ा गया, बल्कि उल्टा उनकी कैद के ऊपर मज़ीद रिमांड मांगा जा रहा है, लेकिन जज साहब ने वो रिमांड नहीं दिया। अब जो 141 जो मुल्ज़िमान थे उनको पेश किया गया, जिनमें से 2 ख़वातीन थी, उनका जिस्मानी रिमांड तो नहीं हुआ, लेकिन जो दीगर कैदी थे, टोटल जो फिगर है, क्योंकि मैंने आपको बताया मुख्तलिफ मुकदमात हैं और जैसे जैसे मुकदमात का इंदराज हो रहा है उसी हिसाब से जो मुल्ज़िमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको रियासत मुल्ज़िम के तौर पर पेश कर रही है, उनको अब अदालतों में पेश किया जा रहा है। तो टोटल 145 अफराद का जज ताहिर अब्बास सुपरा ने आज के दिन में भी जो ये जिस्मानी रिमांड है वो दे दिया और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस कहती है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन गिरफ्तार जो कारकुनान हैं इनसे मज़ीद जो एंटी राइट्स जो राइट्स की किट्स हैं वो उनसे बरामद करवानी है। राइट्स की किट्स क्या होती हैं, किसी के पास पत्थर है वो ले ले, लेकिन जाहिर है जब आपने गिरफ्तार किया तो वो क्या साथ लेकर गए होंगे। लेकिन हम सबको पता है कि इससे पहले भी जब पीटीआई के एहतजाज में 4 अक्टूबर को यहाँ मुख्तलिफ जो कारकुनान थे उनको गिरफ्तार किया गया, तो उनसे भी बयानात ये उगलवाए गए कि आप कहें कि आपको पैसों पर लाया गया, और ये अभी भी ये सिलसिला जारी है। खैर, हम सबको पता है कि कोई भी पार्टी जिसका कि वर्कर जब वो एहतजाज के लिए आए या किसी भी तरह आए, वो उस पार्टी का एक मेन एंटिटी हुआ करता है और उसके वर्कर के साथ इस किस्म का रवैया रख के रियासत उस पार्टी ही को कमज़ोर करना चाहती है। लेकिन अब एक और अहम अपडेट आज के हवाले से ये भी है कि जो इमरान खान के वकील हैं फैसल चौधरी जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, इमरान खान की लीगल टीम की सरबराही भी करते हैं। फैसल चौधरी को जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, उन्होंने उसमें जो इमरान खान के मुकदमात का जिन्होंने इमरान खान को के मुख्तलिफ मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चल रहे हैं, तो उन्होंने रावलपिंडी की अदालत से पहले भी इजाज़त ली इमरान खान से मिलने की। इमरान खान से कल भी अदालती फैसले के बावजूद उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। आज दोबारा वो अडयाला जेल जा रहे हैं और कभी इम्कान है कि आज भी उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो हमारे मुल्क में इस वक्त के जेल सुपरिटेंडेंट या मुख्तलिफ जो पुलिस एहलकार हों, वो सब जहाँ से अहकामात ले रहे हैं, जब तक उनकी तरफ से गो अहेड नहीं मिलेगा तब तक इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये भी पहली मरतबा नहीं हो रहा, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए आती है
تو واپسی پہ جب بھی ختم ہوتا ہے احتجاج یا کچھ اس قسم کا ہو کہ جس میں ریاستی بیانیہ جو ہے وہ زیادہ اس کو اٹھانا مقصود ہو، تو پھر عمران خان سے چند دن ملاقات نہیں کرائی جاتی، لیکن یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ خیر، اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف جان سے جانے والے ان کے کارکنان ہیں، ان پر حکومت آج پھر یہی کہہ رہی ہے کہ کوئی جنازہ دکھا دو، کوئی میت دکھا دو، کسی کی تصویر دکھا دو، کسی کا آئی ڈی کارڈ دکھا دو، سب کچھ موجود ہے۔ اور حکومت بالکل اسی طرح جن باتوں کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ تو کوئی ثبوت نہیں دکھا سکے، تو گھروں پہ جا کے صحافیوں نے انٹرویوز کر کے دکھا دیے ان کو جن کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کے جن کے جنازے پڑے گئے، پھر جن کے جنازے پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز 12 اپنے جو کارکنان تھے ان کے جنازوں کے ساتھ، ان کی شناخت کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ فہرستیں جاری کر دی، تصویریں دکھا دی اور بتایا کہ یہ شخص اس ضلع سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق بہاولپور سے ہے، تو اس کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، اس کا تعلق ہری پور سے ہے، اس کا تعلق اسلام آباد سے ہے، فلاں وقت میں ان کا جنازہ پڑا گیا، اور یہ بھی بتایا کہ ابھی بہت سے کارکنان ہمارے لاپتہ ہیں، یہ بھی بتایا کہ ہمارے بہت سے کارکنان کے حوالے سے ابھی مزید ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور حقیقت بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر وہ شخص جو آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے، اس کے فیملیز کو، اس کے اہل خانہ کو جا کے باقاعدہ ہراساں کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں پی ٹی آئی ڈیلیبریٹلی بھی بہت سارے لوگوں کے نام نہیں بتا رہی اور حکومت اس کے اوپر بیانیہ کھیلنے میں مصروف ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ، لیکن ملک میں اس وقت جو نظام رائج ہے، اس وقت جو حکومت کے، کیونکہ وہ عوامی مینڈیٹ لے کر تو آئے نہیں ہوئے، تو وزیر دفاع بیٹھے ہیں، حکومت کے وزیر اطلاعات بیٹھے ہیں، وہ بیٹھ کر صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں شہریوں کے اوپر کوئی بہت زیادہ لاشیں نہیں گری، کوئی بہت گولیاں نہیں چلائی گئیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی ایک بھی شہری کے اوپر آپ نے اسٹریٹ ربڑ بلٹ بھی اگر آپ نے فائر کیے ہیں تو وہ بھی کرنے کا حق آپ کو نہیں تھا، لیکن سر یہاں پر اسٹریٹ گولیاں برسائی گئی اور اس سے متعلق انٹرنیشنل میڈیا بالکل بے باک طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ آپ اپنے جو لوکل میڈیا ہے اس کو تو آپ گھاس ہی نہیں ڈالتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی وہاں پہ جا کے رپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، بی بی سی نے باقاعدہ ڈاکٹرز کو شناخت ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پہ کوٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ ایک رات میں کتنی سرجریز کی گئیں، لاشیں کہاں گئیں۔ جو ان کے اہل خانہ ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر مختلف بیانات یہ بھی آ رہے ہیں کہ کسی کے گھر کا کوئی بندہ جو یہاں پہ آیا تھا احتجاج کے لیے وہ ابھی تک لوکیٹ نہیں ہو پا رہا۔ ابھی مزید چیزیں کھلنی ہیں، لیکن ریاست تسلیم تو کرے، ریاست کہیں تو ذمہ داری قبول کرے، کہیں تو یہ مانے کہ اگر وہ کوئی ان سے کچھ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو بھی گئی تو وہ اس کو تسلیم کریں۔ کسی شہری کا حق ہے احتجاج کا تو وہ آپ لے نہیں سکتے، لیکن ملک میں اس وقت آئین معطل ہے، قانون معطل ہے، تمام تر ضابطۂ اخلاق معطل ہیں، موریلٹی کوئی نہیں، اخلاقیات تو ختم ہو گئی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی سچ بولنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی پوری ریاستی مشینری استعمال کر کے کس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے وہ بھی ہم نے دیکھا۔ مطیع اللہ جان صاحب کی اگزامپل لے لیجئے، انہوں نے اگر لاشوں سے متعلق کوئی تفصیل دینے کی کوشش کی، پہلے اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد کچھ مین سٹریم چینلز کو استعمال کر کے جس طرح سے بے شرمی سے ان کے بارے میں ان کی ذات کو لے کر کیچڑ اچھالا گیا اور جھوٹ پر مبنی، وہ بھی سب کے سامنے، لیکن سچ بہت عرصے تک چھپا نہیں کرتا۔ ریاست کے پاس اگر کوئی بیانیہ ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ صحافی جھوٹ بول رہے ہیں، اگر انہیں لگتا ہے انٹرنیشنل میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، اگر انہیں لگتا ہے پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے، تو پھر مقدمات بنائیے، جھوٹ کے مقدمات بنائیے، پیکا لاء کو ایکٹیو کیجئے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آپ صرف ایک وزارت خارجہ سے بیان جاری نہ کروائیے، بلکہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے ان کو بھی چارج کیجئے کہ بھئی کیسے آپ پاکستان کے اندر ہونے والے واقعات پر جھوٹ رپورٹ کر رہے ہو اگر اس رات کوئی لاشیں نہیں گری تھی۔ اگر ایسا ہے تو حکومت بھی ٹھوس شواہد کے ساتھ بات کرے، لیکن کور اپ کرنا، جھوٹ کو چھپانا بہت جلدی ممکن نہیں ہوتا۔ اگر اس سے پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر، اگر اس سے پہلے لال مسجد کے واقعے کے اوپر، اور اس سے پہلے جو رینجرز نے کراچی سمیت ملک بھر میں کارروائیاں کی اس کے اوپر شفاف تحقیقات ہوئی ہوتی، جو ذمہ داران تھے ان کو سزاوار ٹھہرایا گیا ہوتا، ان کو سزائیں دی گئی ہوتی، تو آج ملک میں یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ لیکن بہت عرصہ یہ جس قسم کا رویہ ریاست نے پکڑ رکھا ہے اپنے ہی شہریوں کے خلاف، ان کو دشمن ثابت کرنے پہ، وہ بہت عرصہ نہیں چلا کرتا۔ تو دیکھنا ہے کہ کیا حکومت اگر تو سچ پر اور جو صحیح راستے پر حکومت ہے، تو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف یا
ہر وہ شخص، اگر میں بھی یہ بولوں کہ وہاں پر اسٹریٹ فائر نہیں ہوئے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں اسٹریٹ فائر کسی کو لگتا ہے کہ وہاں ہوئے اور اس کے پاس ثبوت ہے، اور میں کہوں کہ نہیں ہے اور میں یہ نہ ہونے کے ثابت نہ کر سکوں، تو پھر میں بھی ایکولی ذمہ دار ہوں۔ تو اگر حکومت کو یہ لگتا ہے کہ نہیں کیے گئے فائر، وہ ویڈیوز جو تمام تر سرکولیٹ ہو رہی ہے وہ جھوٹی ہیں، تو ان کو جھوٹ پر مبنی ویڈیوز کو بھی ثابت کریں۔ آپ کے پاس تو تمام تر ریاستی مشینری ہے، آپ نے تو کروڑوں روپے، اربوں روپے اس جو پورے کا پورا احتجاج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے صرف کر دیا، تو کچھ سچ سامنے لانے کے لیے بھی صرف کر دیں، میتوں کو جھٹلا دیں، وہاں پر ہونے والے بیانات کو جھٹلا دیں، فیملیز کو کہہ دیں جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو ہر ایک کو گرفتار نہ کریں، اتنی نفرت کے بیج نہ بوئیں۔ اب حکومت کا بیانیہ کتنا عرصے تک چلتا ہے، حکومتی وزراء کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مجھے تو کم از کم ایک عجیب سی میں کیا کہوں کہ غیر ضروری سی فیلنگ آتی ہے کہ ان کو کیا ہی اہمیت دینا جو عوامی مینڈیٹ پر آ کے نہیں بیٹھے اور نہ انہیں عوام کا احساس ہے، لیکن وہ اس ملک پر اس وقت قابض بھی ہیں، رائج بھی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ کتنے عرصے تک یہ تمام تر جو سچ اور حقیقت ہے اس کو چھپایا جا سکے گا۔ ہمیں ان تمام تر لوگوں کے لیے آواز مسلسل اٹھاتے رہنا چاہیے جو اپنے لیے آواز خود نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔